प्रिय छात्रों, इसके पहले वाले क्लास में आपने मूल अधिकार के बारे में अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में पढ़ा था। शुरू के क्लास में हमने बताया था कि मूल अधिकार का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया गया है, और उसमें हमने केवल 2 अनुच्छेद का डिटेल प्रस्तुत किया था, जिसमें आर्टिकल आपका 12 में राज्य की परिभाषा और अनुच्छेद 13 जो है वो मूल अधिकार या भाग 3 का सुरक्षा कवच या प्रहरी के रूप में जाना जाता है। तो 12-13 का पिछले क्लास में आप लोगों ने लेक्चर देख लिया था। अब हम लोग शुरू करेंगे मूल अधिकार की संख्या। तो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, और ये मूल अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और इस 12 और 13 के बारे में आप लोगों ने पिछले क्लास में डिटेल पढ़ लिया था। अब हम लोग मूल अधिकार की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मूल अधिकारों की वर्तमान संख्या, मूल अधिकारों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। प्रारंभ में जब संविधान बना था तो मूल संविधान में मूल अधिकारों की कुल संख्या 7 थी, और उसी में एक आपका मूल अधिकार था संपत्ति का मूल अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 में दिया गया था। और उसके बाद से इसी संपत्ति के मूल अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया, और इस तरीके से वर्तमान में मूल अधिकारों की कुल संख्या कितनी हो गई? 6। अब इस 6 मूल अधिकार में जो पहला आपका मूल अधिकार है वो है आपका समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। और ये जो समानता का अधिकार दिया गया है इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में समानता का मूल अधिकार दिया गया है। दूसरा जो आपका मूल अधिकार बनता है वो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, और ये स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में। उसके बाद से अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 तक आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और अनुच्छेद 29-30 में आपका शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार का वर्णन किया गया है। 30 के बाद से अभी हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मूल अधिकार दिया गया था, और ये संपत्ति का मूल अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया, और अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई। उसके बाद से अनुच्छेद 32 आता है, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, और ये अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में प्रावधान दिया गया है। अब एक एक मूल अधिकार के डिटेल के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें आपका पहला मूल अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। और इस समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। अब संविधान का अनुच्छेद 14 किस चीज़ का वर्णन करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 14 जो है कि राज्य विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण प्रदान करेगा। तो इसमें 2 शब्द आया है। पहला आपका क्या है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। और दूसरा शब्द ये आया है कि विधियों के समक्ष समान संरक्षण, विधियों के समक्ष समान संरक्षण, समान संरक्षण। तो इस तरीके से संविधान का अनुच्छेद 14 में इन 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। और 14 ये कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय क्षेत्र में विधि के समक्ष समानता और विधियों के समक्ष समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो इस तरीके से अब जो इस पे अगला क्वेश्चन बन जाता है कि विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समानता शब्द जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। और उसके बाद से विधियों के समक्ष समान संरक्षण जो है वो आपका
यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो इस तरीके से आपका ब्रिटेन के संविधान से विधि के समक्ष समानता शब्द और अमेरिका के संविधान से विधियों के समक्ष समान संरक्षण शब्द को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर विधि के समक्ष समानता, रूल ऑफ लॉ, मतलब विधि का शासन का ही ये क्या माना जाता है, समरूप माना जाता है। और इसका तात्पर्य यह होता है कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। और विधियों के समान संरक्षण का मतलब कि राज्य जो है बिना भेदभाव के समान संरक्षण प्रदान करेगा। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण का क्या अर्थ है। अब एक क्वेश्चन ये कि इन दोनों शब्दों का प्रयोग कहाँ किया गया है। तो इन दोनों शब्दों का प्रयोग यूएन चार्टर के अनुच्छेद 7 में किया गया है। अनुच्छेद 7 में, जैसे कि यूएन का मतलब कि पिछले क्लास में हमने यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था। और उसी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर में कुल अनुच्छेदों की संख्या 111 है। और उसी 111 अनुच्छेद में आपका आर्टिकल 7 है। और इसी आर्टिकल 7 में, यूएन चार्टर के आर्टिकल 7 में विधि के समक्ष समानता और विधियों के समक्ष समान संरक्षण का उल्लेख किया गया है। एक केस हुआ था और वो केस था आपका मिनार्वा मिल्स का केस। मिनार्वा मिल्स बनाम भारत संघ। और इसी मिनार्वा मिल्स बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रूल ऑफ लॉ, मतलब विधि का शासन क्या है, आधारभूत ढांचा है। और इस आधारभूत ढांचा को संविधान संशोधन के तहत नष्ट नहीं किया जा सकता। तो मिनार्वा मिल्स बनाम भारत संघ के वाद में ये कहा गया कि विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ जो है वो संविधान का आधारभूत ढांचा है और इसे संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। अब आ जाते हैं, तो इस तरीके से आपका अनुच्छेद 14 कंप्लीट होता है। और अनुच्छेद 14 की भाषा आप लोग फिर एक बार रिपीट कर लीजिए कि राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समक्ष समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और ये जो क्वेश्चन है इस पे अक्सर आता है कि ब्रिटेन के संविधान से विधि के समक्ष समानता शब्द लिया गया और यूएसए के संविधान से आपका विधियों के समक्ष समान संरक्षण लिया गया। और इन दोनों शब्दों का प्रयोग यूनाइटेड नेशन चार्टर के अनुच्छेद 7 में किया गया। मिनार्वा मिल्स बनाम भारत संघ का केस था, वाद था। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रूल ऑफ लॉ जो है वो आपका संविधान का आधारभूत ढांचा है और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से आपका आर्टिकल 14 कंप्लीट होता है। और उसके बाद से आर्टिकल 15 पे हम लोग आते हैं कि आर्टिकल 15 क्या कहता है। तो संविधान का अनुच्छेद 15 यह कहता है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो अब एक तरीके से आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, राज्य धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई भेदभाव नहीं। तो इस तरीके से अनुच्छेद 15 ये कहता है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अब अनुच्छेद 15 इस नियम का कुछ अपवाद भी प्रस्तुत किया गया है। इस नियम के कुछ अपवाद भी प्रस्तुत किए गए हैं। और उस अपवाद में यह है आपका अनुच्छेद 15(3).
अनुच्छेद 15(3) में क्या है, अपवाद प्रस्तुत किया गया है। अपवाद क्या प्रस्तुत किया गया है कि राज्य अगर चाहे तो स्त्री और बच्चों के लिए विशेष कानून का निर्माण कर सकता है। मतलब एक तरफ तो आर्टिकल 15 आपका सीधे सीधे कह रहा है कि राज्य धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसी नियम का आर्टिकल 15(3) में क्या प्रस्तुत किया गया, अपवाद। और वो अपवाद किस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि राज्य अगर चाहे तो स्त्री और बच्चों, राज्य चाहे तो स्त्री और बच्चों के लिए इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए, इन चीज़ों का मतलब धर्म, जाति, लिंग को इग्नोर करते हुए स्त्री और बच्चों के लिए विशेष कानून का उपबंध कर सकता है, विशेष कानून का निर्माण कर सकता है, कानून का निर्माण कर सकता है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 15 का अपवाद अनुच्छेद 15(3) में दिया गया है। उसके बाद से इसी नियम का अपवाद, जो दूसरा अपवाद है, वो अपवाद प्रस्तुत किया गया है अनुच्छेद 15(4) में, अनुच्छेद 15(4) में। और ये जो अनुच्छेद 15(4) है, ये प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1952 द्वारा जोड़ा गया, 1951 द्वारा जोड़ा गया। तो इस तरीके से पहला अपवाद आपका 15(3) हो गया, दूसरा अपवाद आपका हो गया 15(4), और इस 15(4) को कब जोड़ा गया था, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। और ये किस वाद में जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था चंपाकम दोराई राजन, चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य, बनाम मद्रास राज्य। और इसी चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य के वाद में अनुच्छेद 15(4) प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। अब ये 15(4) किस चीज़ की व्याख्या करता है, तो 15(4) ये कहता है कि राज्य सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि अब 15(4) में किसको किसको शामिल कर दिया गया, तो SC ST OBC, मतलब ऐसा वर्ग जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से क्या है, पिछड़ा है। तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े। तो इस तरीके से शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स या OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस जो भी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है, उसके लिए राज्य जो है विशेष प्रावधान प्रस्तुत कर सकता है। उसके बाद से आपका आ जाता है तीसरा अपवाद अनुच्छेद 15(5), और ये जो 15(5) है, ये जो अनुच्छेद 15(5) है, ये अनुच्छेद 15(5) 93वां संविधान संशोधन, 93वां संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया, 2003 द्वारा जोड़ा गया। अब इस 15(5) में क्या व्यवस्था की गई, तो इस 15(5) में ये व्यवस्था की गई कि राज्य सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रगति के लिए सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान प्रस्तुत कर सकती है। तो इस तरीके से ये 93वां संविधान संशोधन में SC ST OBC वर्गों के लिए, वर्गों हेतु क्या प्रावधान प्रस्तुत करेगी, तो प्रावधान शिक्षण संस्था में उनके शिक्षण संस्था में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है, आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। तो इस तरीके से आपका
मूल अनुच्छेद आपका 15 हो गया और इस 15 के 3 अपवाद आपका 15(3) में जो है वो राज्य स्त्री और बच्चों के लिए विशेष कानून का प्रावधान प्रस्तुत कर सकती है। उसके बाद से 15(4) प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा चंपाकम दोराई राजन के वाद में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से SC ST या OBC वर्गों के लिए विशेष प्रावधान प्रस्तुत कर सकती है। 15(5) जो है वो 93वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें शिक्षण संस्थाओं में SC ST वर्ग और OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया जा सकता है। अब थोड़ा सा आरक्षण के बारे में समझ लेते हैं। तो आरक्षण के संबंध में जो प्रमुख वाद है वो प्रमुख वाद आपका है इंदिरा साहनी का केस। इंदिरा साहनी वाद, और इसी इंदिरा साहनी वाद को मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसी इंदिरा साहनी वाद को मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। मंडल कमीशन, और इस मंडल कमीशन का जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन हो गए? तो इसके अध्यक्ष हुए थे आपके बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और इसी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में आपका मंडल कमीशन का गठन किया गया। और इस मंडल कमीशन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम जो था वो था आपका सामाजिक, इसका वास्तविक नाम सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग के नाम से जाना गया, जिसको शॉर्ट में कहते हैं SEBC, मतलब सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस। अब जो ये केस हुआ था सबसे पहले वो इंदिरा साहनी के केस के नाम से जाना जाता है, और इसी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद को ही मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, और इसका वास्तविक नाम SEBC का मतलब आपका सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के नाम से जाना जाता है। अब जब इंदिरा साहनी का केस हुआ तो इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 9 न्यायाधीश थे, कुल न्यायाधीश 9, और इस 9 न्यायाधीश में 6 संबंधे 3 के बहुमत से निर्णय प्रदान किया गया। और इस 9 न्यायाधीशों में CJ कौन था? इसमें चीफ जस्टिस भी शामिल थे, चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश, और वो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HM कानिया। अब इस तरीके से जब ये मंडल कमीशन का गठन किया गया तो उस समय ये आपका मंडल कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपा था। 1980 में अपनी क्या किया? रिपोर्ट सौंपा। और जब 1980 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपा तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, लेकिन रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया। फिर उसके बाद से 1989 में आपके नेशनल फ्रंट की सरकार बनी, और उस नेशनल फ्रंट के सरकार में प्रधानमंत्री बने आपके बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनका कार्यकाल 89 से 90 तक है। और इन्होंने इस रिपोर्ट के आधार पर, इसी जो इन्होंने ये रिपोर्ट दिया था, मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दिया था, उसी रिपोर्ट के आधार पर OBC को 27% आरक्षण प्रदान कर दिया। जब 27% रिजर्वेशन या आरक्षण प्रदान किया तो छात्रों द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया गया, और जब छात्रों द्वारा आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उस समय काफ़ी उग्र रूप में ये था छात्रों का आंदोलन, और इस आंदोलन में कई महीनों तक यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बंद कर दिए गए, कई छात्रों द्वारा आत्मदाह किया गया। और इस आत्मदाह में इस रिपोर्ट के आने के बाद से या 27% आरक्षण देने के बाद से जो पहला छात्र था जिसने आत्मदाह किया वो DU दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र थे, राजीव गोस्वामी के द्वारा आत्मदाह करके आहुति प्रदान कर दी गई। उसके बाद से 7 अगस्त 1990 को बीपी सिंह सरकार ने आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जाति के आधार पर पिछड़ापन का मानक तय किया जाना उचित है और किसी भी दशा में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
तो एक तरीके से आपका ये जो अपवाद है, इसी अपवाद के संबंध में आपका इंदिरा साहनी का केस हुआ और इसी इंदिरा साहनी के केस में 9 न्यायाधीशों का पैनल या पीठ गठित किया गया और 9 न्यायाधीशों के 6 संबंधित 3 के बहुमत से, जिसमें आपके उस समय मुख्य न्यायाधीश थे एच एम कानिया, और इसी एच एम कानिया के द्वारा ये डिसीजन दिया गया कि जाति के आधार पर पिछड़ापन का मानक तय किया जाना उचित है और जो 27% सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण दिया ये भी उचित है और किसी भी दशा में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। और इस केस के संबंध में मंडल कमीशन का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल और इसका वास्तविक नाम था SEBC, सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस। तो इस तरीके से ये आरक्षण की व्यवस्था भारत में लागू की गई। अब आते हैं अनुच्छेद 16 पे। तो अनुच्छेद 16 जो है वो आपका किस चीज़ का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 16 जो है वो आपका लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है। लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है और इसमें अनुच्छेद 16 ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद या नियुक्ति में सभी नागरिकों को समानता प्रदान की जाएगी। लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरियों में सभी व्यक्तियों को नियुक्ति नियुक्ति या फिर नियोजन में क्या किया जाएगा? सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अब एक तरीके से ये देखा जाए तो अनुच्छेद 16 सबको क्या कर रहा है? समान अवसर प्रदान कर रहा है। किसमें अवसर प्रदान कर रहा है? तो लोक नियोजन में। लेकिन क्या ये ऑथेंटिक है? नहीं। अब इसमें ये अनुच्छेद 16(1) में ये कह दिया गया, अनुच्छेद 16(2) में ये कहा गया कि राज्य जो है किसी भी आधार पर धर्म, जाति, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नियोजन में नहीं करेगा। मतलब 2 में 15 की भाषा को दोहराया गया कि लोक नियोजन के संबंध में राज्य की धर्म के आधार पर, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब इन्हीं दोनों नियमों का आगे क्या प्रस्तुत किया गया है? अपवाद प्रस्तुत किया गया है। और वो अपवाद किस किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 16(3) में है। अनुच्छेद 16(3) में। और ये जो अनुच्छेद 16(3) में किसको शक्ति दी गई है? तो अब यहाँ पर शक्ति हो जाएगा। शक्ति किसको दी गई है? तो संसद को दी गई है। शक्ति संसद को दी गई है और संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि बनाकर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए निवास के आधार पर, यहाँ पर अब अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि संसद जो है वो निवास के आधार पर अर्हता निर्धारित कर सकता है। अर्हता निर्धारित कर सकता है। मतलब कोई भी स्टेट अपने नागरिकों के लिए निवास के आधार पर कोई भी एसेंशियल योग्यता का निर्धारण कर सकता है। जैसे आज के समय में अगर हम लोग OBC SC ST वर्ग के हैं और दूसरे स्टेट में जाते हैं, कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को इसका लाभ नहीं प्राप्त होता। हम लोग जनरल कैटेगरी में ही शामिल होते हैं। तो इसी अपवाद के अंतर्गत अदर स्टेट का कोई भी स्टूडेंट वो OBC या SC ST वर्ग का है तो वहाँ जाने के बाद उसको जनरल में ही फॉर्म फिलअप करना होता है, इसी अपवाद के अंतर्गत। अब उसके बाद से अनुच्छेद 16(4) भी इसका क्या करता है? दूसरा अपवाद प्रस्तुत करता है। और दूसरे अपवाद में ये है कि राज्य सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए पदों का आरक्षण
प्रदान कर सकता है। यानी कि 16(4) में क्या है कि राज्य जो है ओबीसी वर्गों के लिए, ओबीसी वर्गों के लिए क्या कर सकता है, नियोजन के लिए सीटें निर्धारित कर सकता है। नियोजन या नियुक्ति के संबंध में सीटें निर्धारित कर सकता है। उसके बाद से आपका 16(4) क जोड़ा गया और 16(4) क किस अनुच्छेद किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 16(4) क जो है वो आपका 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा जोड़ा गया। ये किस सन में जोड़ा गया, तो 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत जोड़ा गया। अब जब ये 1995 के तहत जोड़ा गया तो इसमें क्या प्रावधान प्रस्तुत किया गया, तो 16(4) क में ये कहा गया कि SC/ST वर्गों के लिए, SC/ST वर्गों के लिए राज्य जो है वो सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति के आरक्षण की शक्ति प्रदान करता है। मतलब 16(4) क के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में SC/ST वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण करने की शक्ति प्रदान करता है। उसके बाद से आपका 16(4) ख, अनुच्छेद 16(4) ख ये भी एक तरीके से अपवाद प्रस्तुत करता है। और ये 16(4) ख किस पर आधारित है, तो 16(4) ख जो है वो अग्रनयन के सिद्धांत पर आधारित है। अग्रनयन के सिद्धांत पर आधारित। अग्रनयन सिद्धांत का मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल, कैरी फॉरवर्ड थियरी। अब ये जो कैरी फॉरवर्ड थियरी है या अग्रनयन का जो सिद्धांत है, इसके अनुसार यदि किसी वर्ष आरक्षित स्थानों में कुछ स्थान भरे नहीं जा सके तो बकाया, जिसको कि बैकलॉग कहते हैं, बकाया आरक्षित स्थानों को एक अलग वर्ग मान लिया जाएगा और आगे के वर्षों में उसे क्या किया जा सकता है, उसे भरा जा सकता है। और इसे 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड या अग्रनयन के सिद्धांत का मूल बेस क्या है कि यदि किसी वर्ष आरक्षित स्थानों में कुछ स्थान भरे नहीं जा सके तो बकाया आरक्षित स्थानों को एक अलग वर्ग माना जा सकता है। तो इस तरीके से 16(4) ख जो है वो आपका अग्रनयन के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। उसके बाद से 16(5) जो है वो राज्य धार्मिक सांप्रदायिक संस्था के किसी भी पदाधिकारी के रूप में विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के लोगों को नियुक्ति कर सकता है। उसके बाद से आपका 16(6) जो है वो 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया। 16(6) अनुच्छेद 16(6) और ये जो 16(6) है ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 103वां संशोधन 2019 द्वारा क्या किया गया, जोड़ा गया। अब जब ये 2019 द्वारा जोड़ा गया तो इसमें क्या प्रावधान प्रस्तुत किए गए, इसमें यह प्रावधान प्रस्तुत किए गए कि EWS का आप लोगों ने नाम सुना होगा, EWS। और ये जो EWS है, ऐसे सवर्ण जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है उसको EWS की श्रेणी में शामिल किया गया। तो EWS का मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब ऐसा सवर्ण, मतलब कि OBC SC ST वर्ग से हट करके ऐसे सवर्ण वर्ग जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है उसे क्या कहा जाएगा, EWS की श्रेणी में रखा जाएगा। और यही EWS किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत इसको जोड़ करके सवर्ण वर्गों को 10% आरक्षण देने की सिफारिश की गई।
अब कभी कभी ये पूछता है कि ये जो 103वां संशोधन है ये बिल नंबर कौन सा था, विधेयक संख्या कितना था। तो ये जो विधेयक संख्या है ये विधेयक संख्या आपका 124वां था। 124वां बिल के रूप में संसद में प्रस्तुत किया गया था और 124वां संशोधन बिल विधेयक के रूप में प्रस्तुत होने के पश्चात ये 103वां संविधान संशोधन के रूप में उभर करके आया। तो इस तरीके से आपका अनुच्छेद 16 कंप्लीट हुआ और 16 के बाद से जो अगला अनुच्छेद आता है वो है आपका अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 17 जो है वो किस चीज़ का अंत करता है, तो अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 17 जो है वो किस का वर्णन करता है, तो अस्पृश्यता का अंत। और ये अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो अनुच्छेद 17 के तहत ये वर्णित है। कुछ लोगों को अस्पृश्यता का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, तो अस्पृश्यता की पहले तो आप इंग्लिश जान लीजिए, और इंग्लिश होती है अनटचबिलिटी। और इस अनटचबिलिटी का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, छुआछूत। मतलब संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत का अंत करता है। और अगर कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता करते हुए पाया जाता है तब वो अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा। तो वो अधिनियम कौन कौन से हैं, तो निम्न अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा। और ये निम्न अधिनियम कौन कौन से हैं, तो ये निम्न अधिनियम में आपका पहला अधिनियम हो जाता है सिविल अपकार संरक्षण अधिनियम। ये किस सन में पारित हुआ था, तो ये आपका 1976 में पारित हुआ था। सिविल अपकार संरक्षण अधिनियम। और ये सिविल अपकार संरक्षण अधिनियम 1955 में आया और इसका नाम चेंज किया गया 1976 में। 1976 में इसका नाम क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया। और इसी अधिनियम को किस नाम से जाना गया, तो इसी अधिनियम को जाना गया SC/ST एक्ट 1989। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के नाम से जाना गया। तो इस तरीके से आपका अगर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता करते हुए पाया जाता है तो वो इन अधिनियम के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, जिसमें आपका पहला जो आया था वो सिविल अपकार संरक्षण अधिनियम 1955 के रूप में आया था और इसका नाम 1976 में बदल करके SC/ST एक्ट के रूप में जाना गया। तो जैसे कि संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीधे सीधे क्या करती हैं, प्रतिबंधित करती हैं, लेकिन संविधान जो है वो किसी चीज़ को दंड प्रदान नहीं करता। अब आर्टिकल जब हम लोग 35 पढ़ेंगे तो 35 में यही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर संविधान किसी चीज़ को प्रतिबंधित करता है तो आर्टिकल 35 के तहत आपका संसद जो है वो किसी भी नए अधिनियम, उस अनुच्छेद के अनुपालन में किसी भी नए अधिनियम का निर्माण कर सकती है। तो उसी आर्टिकल 35 के अंतर्गत इन दो अधिनियम का निर्माण किया गया और इन दो अधिनियम का निर्माण किस अनुच्छेद के अनुपालन में किया गया, तो वो आपका अनुच्छेद 17 के अनुपालन में किया गया था। आपका अगला जो अनुच्छेद आ जाता है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। और अनुच्छेद 18 किस चीज़ का अंत करता है, तो उपाधियों का अंत करता है, उपाधियों का अंत करता है। और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 18। अब ये अनुच्छेद 18 जो है ये उपाधियों का अंत करता है। अब इसमें शब्द है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के पहले किसी भी प्रकार के पद या उपाधि का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन मतलब उपाधियों का प्रयोग नहीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति विद्या और सेना से संबंधित कोई उपाधि धारण करता है तो
तो उस कंडीशन में अनुच्छेद 18 उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि विद्या में आज के समय में अगर कोई व्यक्ति पीएचडी की डिग्री हासिल कर लेता है तो अपने नाम के पहले वो डॉक्टर की उपाधि लगाता है। इसी प्रकार से सेना के जितने भी अधिकारी होते हैं वो अपने नाम के पहले अपने पद का प्रयोग करते हैं, जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर। तो इस तरीके से विद्या और सेना को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अपने नाम के पहले उपाधियों का प्रयोग नहीं कर सकता। अब 18(2) ये कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक को किसी विदेशी सरकार से कोई उपाधि स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया जाता है। मतलब अगर कोई भारत का नागरिक है और विदेशी सरकार उसको उपाधि प्रदान करती है तो विदेशी सरकार उपाधि प्रदान करती है तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही वह उपाधि स्वीकार की जाएगी। तो इस तरीके से आपका अनुच्छेद 18 हो गया। इसमें एक केस हुआ था, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ का केस था, और भारत संघ के केस में, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये सभी चीज़ें उपाधि के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि यह क्या है, एक अलंकरण के रूप में माना जाता है। तो इस तरीके से भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री उपाधि के अंतर्गत नहीं है, बल्कि यह क्या माना गया है, अलंकरण माना गया है। और अनुच्छेद 18 के संबंध में ये भी कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 18 केवल निर्देशात्मक है, केवल निर्देशात्मक है, यह आदेशात्मक अनुच्छेद के रूप में नहीं है। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 19। अब अनुच्छेद 19 जो है वो किस चीज़ की व्याख्या करता है, तो अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या करता है, स्वतंत्रता के अधिकार। और ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 19। और इसी अनुच्छेद 19 में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो इस अनुच्छेद 19 में मूल रूप से कितनी स्वतंत्रताएं शामिल थीं, तो मूल रूप से आपकी 7 स्वतंत्रताएं शामिल थीं, 7 स्वतंत्रताएं शामिल थीं। अब इस 7 स्वतंत्रताओं में वर्तमान में कुल कितनी हैं, तो वर्तमान में कुल कितनी स्वतंत्रताएं शामिल हैं, तो 6 स्वतंत्रताएं शामिल हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि आपका इसी अनुच्छेद 19 में आपका संपत्ति का मूल अधिकार भी दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का मूल अधिकार। और ये संपत्ति का मूल अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित था, तो अनुच्छेद 19(च) में। और इसी 19(च) को भी 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और इसको 300(क) में 19(च) को कहाँ पर स्थापित किया गया, तो स्थापित किया गया आपका 300(क). और 300(क) में जब स्थापित किया गया तो इसे लीगल राइट, विधिक अधिकार, विधिक अथवा कानूनी अधिकार के रूप में इसको मान्यता प्रदान की गई। तो इस तरीके से अनुच्छेद 19 में मूल रूप से 7 स्वतंत्रताएं शामिल थीं, और इसी 7 में आपका एक संपत्ति का मूल अधिकार था जिसका वर्णन 19(च) में दिया गया था। और इसी 19(च) को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, 44वां संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अब जब हटाया गया तो इसको कहाँ पर स्थापित किया गया, तो आपका 300(क) के अंतर्गत विधिक अथवा कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तो इस तरीके से वर्तमान में स्वतंत्रता के अधिकार या अनुच्छेद 19 में कुल कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, तो ये 6 स्वतंत्रताएं। अब इसमें अनुच्छेद 19 एक क से लेकर के आपका 6 तक है, 6 यानी कि 6 से छाता समझिएगा, 6 मत समझिएगा। तो 19 एक क है, ख है, ग है, घ है, अंग है और छ है।
तो ये छओं में से कभी कभी बीच बीच में से क्वेश्चन उठ जाते हैं कि 19(1) ग में किस चीज़ की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, 19(1) घ में किस चीज़ की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। थोड़ा सा एक कहानी या ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि 6 स्वतंत्रताओं का क्रम किस प्रकार से है। तो मान लीजिए कि आप लोग मेरा इस समय क्लास पढ़ रहे हैं, तो गिरी सर बहुत अच्छा बोले। सबसे पहले हम क्या बोले? अच्छा बोले, मतलब कुछ अच्छा बोले तो बोलने को हम क्या कह सकते हैं? वाक। वाक मतलब क्या होता है? बोलना। जाहिर सी बात है कि 4 लड़के हमारे बोलने से प्रभावित हो गए। वो 4 जा कर के 40 से बताए कि अरे यार देख लो, वो गिरी सर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं या बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? बोला। अब वो 4 से संख्या कितनी हो गई? 40 हो गई। अब उन 40 को ले करके हम क्या करने लगे? सभा या सम्मेलन करने लगे। सभा या सम्मेलन करने लगे। ठीक। अब जब ये सभा या सम्मेलन 4 से 40 हो गई, 40 का एक सम्मेलन या सभा हो गया, तो इसी सम्मेलन को ले करके 40 से अब ये संख्या बढ़कर के कितनी हो गई? 400 हो गई। मतलब शुरुआत में 4 लड़के हमारे बोलने से प्रभावित हुए, उस 4 से जा कर के अन्य लोगों को इन लोगों ने बताया, तो उस 4 से हमारे पास संख्या कितनी हो गई? 40 हो गई। तो उस 40 को लेकर के हमने सभा या सम्मेलन प्रारंभ कर दिया। अब वो 40 एक संघ का रूप ले लिए। संघ का मतलब एक संगठन का रूप ले लिए, जिसमें 400 4000 लड़के हो गए। तो जब 400 लड़के हो गए, तो उसी सभा या सम्मेलन को लेकर के हमने किसका निर्माण कर दिया? एक संगठन का निर्माण कर दिया। अब जब संगठन का निर्माण कर दिया, तो इसी संगठन को लेकर के हम क्या करने लगे? घूमने फिरने लगे। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन हम कई जगहों पे या कई संगठन, ये संगठन को लेकर के कई जगह हम क्या कर दिए? स्थापित कर दिए। अब जब स्थापित किए, तो इसके लिए हमने क्या किया? संचरण करना प्रारंभ कर दिया। अब जब संचरण करते करते, संचरण का मतलब होता है घूमना फिरना, संचरण करते करते हम क्या हो गए? थक गए। तब फिर हमने एक स्थायी निवास या ऑफिस बना लिया। एक स्थायी या निवास बना लिया, और इसी निवास से हम बैठ करके अपना क्या प्रारंभ कर दिए? व्यापार एवं व्यवसाय प्रारंभ कर दिए। व्यापार एवं व्यवसाय प्रारंभ कर दिए। तो इस तरीके से अनुच्छेद 19 की जितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो सभी स्वतंत्रताएं आपका इस कहानी में क्रम से शामिल हो गया। सबसे पहले हमने बोला, उस बोलने की वजह से 4 लोग प्रभावित हुए। उन 4 से सबसे पहले हमने बोला, और बोलने के बाद से 4 लोग हमसे प्रभावित हुए। उस 4 से संख्या 40 हो गई। उस 40 को लेकर के हमने सभा या सम्मेलन करना प्रारंभ कर दिया। 40 से संख्या बढ़कर के 400 हो गई। तो उसी 400 को लेकर के हमने संघ या संगठन का निर्माण कर दिया। अब इसी संघ या संगठन को लेकर के हमने संचरण करना प्रारंभ कर दिया। संचरण करते करते हम थक गए। तब जाकर के एक स्थायी निवास या ऑफिस का निर्माण कर दिए, और उसी स्थायी ऑफिस या निवास से हम अपना व्यापार एवं व्यवसाय करना प्रारंभ कर दिए। अब जितने भी आर्टिकल 19 में आपके अनुच्छेद हैं, वो सभी क्रम से शामिल हैं। 19(1) क, 19(1) ख, 19(1) ग, 19(1) घ, 19(1) अंग, 19(1) छ से छाता। तो इस तरीके से ये सभी अनुच्छेद 19 में ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल हो गई। कभी कभी ये क ख ग घ को आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल से भी पूछ देता है, या लिखा जा सकता है कि 19(1) क को हम चाहें तो 19(1) ए भी लिख सकते हैं, 19(1) बी लिख सकते हैं, 19(1) सी लिख सकते हैं, 19(1) डी लिख सकते हैं, 19(1) ई लिख सकते हैं, और 19(1) एफ गायब हो जाएगा। एफ के बाद से आपका क्या आ जाएगा? जी। तो इस तरीके से ये आपकी 6 स्वतंत्रताएं शामिल हो गए। अब इसमें कभी कभार, अब जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19(1) क में किस चीज़ की स्वतंत्रता दी गई है? बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं? नहीं, क्योंकि इन अनुच्छेदों या इन स्वतंत्रताओं पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।
अब इन स्वतंत्रताओं पे, बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया है? तो प्रतिबंध आपका लगाया गया है अनुच्छेद 19 के खंड 2 में। और इसी अनुच्छेद 19 के खंड 2 में अगर मेरे बोलने से भारत की एकता और अखंडता प्रभावित होती है, राज्य की सुरक्षा प्रभावित होती है, अपराध को बढ़ावा मिलता है, या फिर विदेशी राज्यों से संबंध प्रभावित होते हैं, या फिर किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचती है, तो उस कंडीशन में हमारे बोलने पर रोक लगाई जा सकती है। तो अनुच्छेद 19(1) क जो है हमको बोलने और विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन इस बोलने और विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और अभी हमने बताया कि कुछ ऐसे आधार दिए गए हैं जिन पे हमारे बोलने पर रोक लगाई जा सकती है, जिसमें भारत की एकता अखंडता प्रभावित हो रही है, राज्य की सुरक्षा प्रभावित हो रही है, किसी व्यक्ति के, मेरे बोलने से किसी व्यक्ति के मान सम्मान को हानि पहुंचती है, तो फिर उस कंडीशन में विदेशी राज्यों से संबंध प्रभावित होता है, लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही है, अपराध को बढ़ावा मिल रहा है, तो उस कंडीशन में अनुच्छेद 19 के खंड 2 के अंतर्गत बोलने पर रोक लगाई जा सकती है। इसी तरीके से आपका अनुच्छेद 19(1) ख है जो सभा एवं सम्मेलन करने की आज़ादी देता है, लेकिन इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। और वो प्रतिबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 19 के खंड 3 के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है। अब वो किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? तो अगर हमारे सभा या सम्मेलन से भारत की एकता, प्रभुता एवं अखंडता प्रभावित होती है या लोक व्यवस्था प्रभावित होती है, तो उस कंडीशन में हमारे सभा एवं सम्मेलन पर रोक लगाई जा सकती है। संघ बनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया है? तो ये लगाया गया है अनुच्छेद 19(4) के अंतर्गत। और 19(4) में ये कहा गया है कि अगर उस संगठन से लोक व्यवस्था या फिर आपका प्रभुता, लोक व्यवस्था, प्रभुता या सदाचार प्रभावित होता है, तो उस कंडीशन में हमारे संगठन या संघ पर रोक लगाई जा सकती है। संचरण करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) घ के अंतर्गत। अब संचरण में यह है कि हम कहीं भी घूमने फिरने के लिए क्या हैं? स्वतंत्र हैं, लेकिन इस संचरण पर प्रतिबंध जो लगाया जाएगा वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा अनुच्छेद 19(5) के तहत। और 19(5) में 2 आधार दिए गए हैं जिसके आधार पर हमारे संचरण करने पर रोक लगाई जा सकती है। पहला आपका है जनता के हित में हो, मतलब, और दूसरा आपका हो गया अनुसूचित जाति और जनजाति के हित में हो। मतलब ऐसा आज भारत के समाज में विविधताओं का देश है या भिन्न भिन्न सभ्यताओं या संस्कृति का देश है, तो आज भी भारत में कई जगहों पे ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ का कल्चर हमारे कल्चर से क्या होता है? भिन्न होता है। तो उस कंडीशन में अगर मेरे घूमने से वहाँ की जनता प्रभावित हो रही है या वहाँ के अनुसूचित जाति या जनजाति प्रभावित हो रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में हमारे संचरण पर रोक लगाई जा सकती है। निवास करने की जो स्वतंत्रता है, इस पर भी प्रतिबंध आपका अनुच्छेद 19(5) के तहत लगाया जा सकता है। मतलब दोनों का प्रतिबंध, इन दोनों स्वतंत्रताओं का प्रतिबंध अनुच्छेद 19(5) में वर्णित है। और वही आधार है कि जनता के हित में हो, अगर जनता का हित प्रभावित हो रहा हो या अनुसूचित जाति या जनजाति का हित प्रभावित हो रहा है, तो हमारे निवास करने की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। उसके बाद से छठवां आपका हो गया व्यापार एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। और इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया है? तो वो लगाया गया 19(6) के अंतर्गत लगाया गया है। और 19(6) में आपका लोक हित में होना चाहिए और उसके बाद से अवैध नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा व्यापार या व्यवसाय जो जनता के हित में है, अगर हित में नहीं है तो 19(6) के अंतर्गत हमारे व्यापार पर रोक लगाई जा सकती है। और उसके साथ साथ आपका अगर कोई ऐसा व्यवसाय या व्यापार जो इल्लीगल या अवैध हो, तो उस कंडीशन में इस स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। अब आते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका बनता है इसमें स्वतंत्रता, वो है आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अब इस वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपका 19(1) क के अंतर्गत पुटअप होते हैं। तो आपका अनुच्छेद 19(1) क जो है वो 19(1) क किस चीज़ की स्वतंत्रता प्रदान करता है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और ये जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया जा रहा है? तो ये अनुच्छेद 19 के खंड 2 के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिसमें हम कई सारे आधार आपको बताए हैं। अब ये जो है इसमें आपका बहुत सारे केसेस हुए थे, बहुत सारे वाद हुए थे। इस वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन कौन चीज़ें शामिल हैं, या फिर वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन कौन चीज़ें शामिल हैं? तो जिसमें आपका पहला हो जाता है राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार, राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार। इस पर क्वेश्चन आते भी हैं कि राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है? तो यहाँ पर ऊपर आप चाहें तो शामिल हैं, कौन कौन अधिकार शामिल हैं? तो पहला आपका हो गया राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार। अब इस पे एक केस हुआ था और उस केस का नाम था नवीन जिंदल बनाम भारत संघ का केस था। और इस नवीन जिंदल के भारत संघ के केस में नवीन जिंदल ने राष्ट्र ध्वज को फहराया था। अब इस पे जब एप्लीकेशन फाइल किया गया कि इन्होंने राष्ट्र ध्वज संहिता का क्या किया है? उल्लंघन किया है, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि राष्ट्र ध्वज फहराना हमारे आर्टिकल 19(1) क में क्या है? शामिल है, आर्टिकल 19(1) क में शामिल है, क्योंकि राष्ट्र ध्वज फहराना हमारे विचारों को व्यक्त करता है कि आज 15 अगस्त या 26 जनवरी है, जिसकी वजह से हमने क्या किया? राष्ट्र ध्वज फहराया। तो राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19(1) क में शामिल है। उसके बाद से दूसरा इसमें आ जाता है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। और ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है, ये प्रेस की स्वतंत्रता भी आपका अनुच्छेद 19(1) क में शामिल है। और इस प्रेस की स्वतंत्रता को भारत का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, भारत का चतुर्थ स्तंभ। और ये चतुर्थ स्तंभ को इंग्लिश में कहा जाता है फोर्थ स्टेट, FOURTH, फोर्थ, EASTATE, फोर्थ स्टेट। मतलब प्रेस को या मीडिया को अनुच्छेद 19(1) क में शामिल किया गया है और इस मीडिया या प्रेस को भारत का चतुर्थ स्तंभ के रूप में जाना जाता है। और इस फोर्थ स्टेट शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? पहला प्रयोग किसने किया? तो इस फोर्थ स्टेट शब्द का प्रयोग एडमंड बर्क के द्वारा किया गया था। अब जाहिर सी बात है कि जब प्रेस या मीडिया आपका भारत का चौथा स्तंभ हुआ, तो बाकी 3 स्तंभ कौन कौन से हुए? तो भारत के जो बाकी 3 स्तंभ हैं वो आपका विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया और न्यायपालिका हो गया। विधायिका का काम होता है विधि निर्माण करना, कार्यपालिका विधियों के अनुसार शासन करना और न्यायपालिका विधि के अनुसार उचित न्याय प्रदान करना। और ये जो आपका था प्रेस की स्वतंत्रता, ये किस वाद में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया साकल पेपर्स लिमिटेड का केस था, साकल पेपर्स लिमिटेड वाद था। ये वाला केस आपका किसमें, ये स्वतंत्रता किसमें शामिल की गई? तो ये नवीन जिंदल का केस था, नवीन जिंदल वाद। अब उसके बाद जो तीसरी स्वतंत्रता इसमें शामिल है वो चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार। और ये जो चुप रहने का अधिकार है ये किस वाद में कहा गया था? तो इसमें आपका इमैनुअल बनाम केरल स्टेट, इमैनुअल बनाम केरल स्टेट का केस था, केरल राज्य का केस था। अब इस केस का फैक्ट सुन लीजिए। तो केरल स्टेट में एक स्कूल चलता था और उस स्कूल में जब राष्ट्रगान गाया जाता था तो कुछ बच्चे चुपचाप खड़े होकर के सुनते रहते थे, उसको बोलते नहीं थे या उसको गाते नहीं थे। और इसी चीज़ को इशू बनाया गया
कि ये जो बच्चे चुपचाप खड़े हैं या कोई भी व्यक्ति अगर बोल नहीं रहा है तो वो अपने अनुच्छेद 19(1) क का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 19(1) क हमको बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब जब बोलने की स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है और कोई भी व्यक्ति बोल नहीं रहा है तो इस स्वतंत्रता 19(1) क का उल्लंघन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि चुप रहने का अधिकार आर्टिकल 19(1) क में शामिल है और किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और इस केस को आपका राष्ट्रगानवाद भी कहा जाता है। इस केस को राष्ट्रगानवाद के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद से आपका जो अगली स्वतंत्रता शामिल की गई वो है आपका मतदाता को सूचना का अधिकार। मतदाता को सूचना का अधिकार, और ये मतदाता को प्रत्येक वोटर को अपने उम्मीदवार के संबंध में जानने का राइट प्राप्त है कि उस उम्मीदवार के पास उसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, उसकी संपत्ति क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, उसका बकाया क्या है। तो ये मतदाता को अपने उम्मीदवार के संबंध में टोटल जानकारी प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) क में शामिल है। उसके बाद से आपका अगला जो इसमें है तो वो है आपका राइट टू नो, उसी को कह सकते हैं जानने का अधिकार। जानने का अधिकार, और ये जानने का जो अधिकार है ये किस वाद में कहा गया, तो ये कहा गया था आपका SP गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ पीपुल्स, SP गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़। ठीक, तो इसमें यह है कि हर नागरिक को किसी भी संबंध में जानने का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद से आपका अगर और भी इसमें देखना चाहते हैं तो इसमें प्रदर्शन करने के अधिकार को असीमित नहीं किया जा सकता। उसके बाद से और भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तमाम तरह के निर्णय दिए गए। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 19(1) क में निम्न स्वतंत्रताएं शामिल हैं, और इस निम्न स्वतंत्रताओं में राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार, जो कि नवीन जिंदल का केस था। इस 19(1) क में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, और इस प्रेस को आपका चतुर्थ स्तंभ या फोर्थ स्टेट के नाम से जाना जाता है, जिसका पहला प्रयोग एडमंड बर्ग के द्वारा किया गया। और ये किससे रिलेटेड केस है, तो साकल पेपर्स लिमिटेड का केस है। चुप रहने का अधिकार जो है वो इमैनुअल बनाम केरल स्टेट का है, जिसे राष्ट्रगानवाद के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो राष्ट्रगानवाद है इसमें हमने अभी बताया कि स्कूल में जब राष्ट्रगान गाया जाता था तो उस समय कुछ बच्चे चुपचाप खड़े रहते थे, और तब ये इशू उठाया गया कि जो भी व्यक्ति चुप है वो अनुच्छेद 19(1) क की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने यही कह दिया कि 1 क में बोलने के साथ साथ चुप रहने का अधिकार भी शामिल है, और किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी मतदाता को अपने उम्मीदवार के बारे में टोटल जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी संबंध में जानने का अधिकार रखता है, जिसके अंतर्गत आपका RTI एक्ट वगैरह, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी शामिल किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपका आर्टिकल 19 की ये 6 स्वतंत्रताओं की व्याख्या प्रतिबंध के साथ आपका कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से आज आप लोगों के सामने अनुच्छेद 14 से लेकर के 19 तक कंप्लीट हुआ। अभी तो मेरा टारगेट था कि 20, 21, 22 भी इसी क्लास में आपका कंप्लीट कर दूं, लेकिन चूंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा बोरियत महसूस हो। तो इस कारण से आज आर्टिकल 19 तक ही मैं आपको क्लास ले लेता हूं, और अगली वीडियो में आपके बाकी के अनुच्छेद 20, 21, 22, 23, 24 तक हम या और भी अगर छोटी वीडियो होगी या उसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो 28 तक कंप्लीट कर दूंगा, और उसके बाद से 29, 30 और 32 के बारे में अगले क्लास में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। धन्यवाद।